सुमित पिछले 2 सालों से मुंबई के एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ा रहा था। पढ़ने लिखने में वह बचपन से ही अच्छा था। लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद वह नौकरी के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर आया था। उसकी मम्मी स्कूल टीचर थीं और वे लखनऊ में ही जॉब कर रही थीं। मम्मी के मना करने के बावजूद सुमित ने मुंबई का रुख कर लिया। यहाँ के जाने माने मैनेजमेंट कॉलेज में वह अर्थशास्त्र पढ़ा रहा था। वहीं उसी विभाग में उसके साथ संध्या पढ़ाती थी। स्वभाव से अंतर्मुखी और मृदुभाषी संध्या बहुत कम बोलने वाली थी। सुमित को उसका स्वामी व्यवहार बहुत अच्छा लगा। सुमित की पहल पर संध्या उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगी और जल्द ही वे दोनों अच्छे दोस्त हो गए। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगा था। संध्या को इस बात का एहसास होने लगा। सुमित जब तक यह बात उसे जता भी देता, संध्या अपनी ओर से उसे जरा भी बढ़ावा न देती। वह जानती थी कि वह एक विधवा है। उसके पति की 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका 8 साल का एक बेटा भी था। सुमित को उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। इतना सब कुछ जानते हुए भी सुमित इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन उसने संध्या के सामने अपने दिल की बात कह दी। संध्या, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? उसकी बात सुनकर संध्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चेतना शून्य सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुमित से क्या कहे। किसी तरह से अपने आप को संयत कर वह बोली, आपने अपनी और मेरी उम्र देखी है? हाँ देखी है संध्या, उम्र से क्या होता है, बात तो दिल मिलने की होती है। दिल कभी उम्र नहीं देखता। यह सब आपने किताबों में पढ़ा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा संध्या, मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। प्लीज फिर कभी ऐसी बात मत कहना। सब कुछ जानकर भी मुझसे यह सब कहने से पहले आपको अपने घर वालों की रजामंदी लेनी चाहिए, संध्या ने कहा। सुमित ने कहा, उनसे तो मैं बात कर ही लूँगा, पहले मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। मैं इस बारे में क्या कहूँ आपसे, आपने तो मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा, संध्या बोली। उसकी बातों से सुमित इतना तो समझ गया था कि संध्या भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह उसकी मम्मी को आहत नहीं करना चाहती। उसे पता है एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी सजग रहती है। सुमित के पापा की मौत तब हो गई थी जब वह मात्र 2 साल का था। उसके पिता भी टीचर थे और उसकी मम्मी उसके पिता की जगह अब स्कूल में पढ़ा रही थी। सुमित की मम्मी आशा की दुनिया केवल सुमित तक ही सीमित थी। वह खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मम्मी इस सदमे को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फिर भी वह संध्या को अपनाना चाहता था। संध्या सोच रही थी कि वह भी तो अर्श की माँ है और अपने बच्चे का भला सोचती है। भला कौन माँ यह बात स्वीकार कर पाएगी कि उसका बेटा अपने से 7 साल बड़ी एक बच्चे की माँ से शादी करे। यही सोचकर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। दिल और दिमाग आपस में उलझे हुए थे। अगर वह दिल के हाथों मजबूर होती तो एक माँ का दिल टूटता, और अगर दिमाग से काम लेती तो सुमित के प्यार को ठुकराना उसके बस में नहीं था। इसलिए उसने भी चुप्पी साध ली। सुमित उसकी मनोदशा को अच्छी तरह से समझ रहा था। संध्या की चुप्पी देखकर वह समझ गया था कि वह भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना कि वह। संध्या के लिए इतनी बड़ी बात अपने तक सीमित रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर आकर उसने अपनी मम्मी सीमा को यह बात बताई। सीमा बोली, यह क्या कह रही हो संध्या, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं, आखिर दुनिया ने मेरी कितनी परवाह की। मुझे तो केवल सुमित की मम्मी की चिंता है। वे इस रिश्ते को स्वीकार कैसे कर पाएंगी? संध्या, तुम्हें अब समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी मम्मी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि पहले वह अपनी मम्मी से बात कर ले, उन्हें मना ले। तुम ठीक कर रही हो बेटा, ऐसे मामले में बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। संध्या की मम्मी सीमा ने उसे नसीहत दी। कुछ दिनों बाद सुमित ने फिर संध्या से वही प्रश्न दोहराया, तब मुझसे कब शादी करोगी? प्लीज़ सुमित, आप यह बात मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है संध्या जितना तुम सोच रही हो। मैं इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहता हूँ। शादी के निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते हैं सुमित। पहले आप अपने मामी से इसके लिए राजी तो हो जाएं, तो मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सुमित चुप हो गया। उसने भी सोच लिया था कि अब वह इस बारे में मम्मी से खुलकर बात करके ही रहेगा। सुमित ने अपनी और संध्या की दोस्ती के बारे में मम्मी को बहुत पहले बता दिया था। मम्मी, मुझे संध्या बहुत पसंद है। कौन संध्या सुमित? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई? मम्मी, वह कुंवारी लड़की नहीं है,
एक विधवा महिला है, मुझसे उम्र में बड़ी है। यह क्या कह रहे हो सुमित? मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। और कोई सच्चाई रह गई हो तो वह भी बता दो बेटा। हाँ, उसका एक 8 साल का बेटा भी है माँ। सुमित की बात सुनकर आशा का सिर घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को क्या हो गया जो अपने से उम्र में भरी और एक बच्चे की माँ से शादी करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे संध्या ने सुमित पर जादू कर दिया हो, जो उसके प्यार में इस कदर पागल हो रहा है। उसे दुनिया की ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा, बेटा, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें वही विधवा पसंद आई? मम्मी, वह बहुत अच्छी है। तुम्हारे मुंह से यह सब तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा, आशा बोली। वे इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी न थी। उन्हें सुमित का संध्या से मेलजोल जरा भी पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर कई बार मम्मी और बेटे तकरार हो जाती थी। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। संध्या का नाम सुनते ही आशा फ़ोन काट देती। शाम को सुमित ने मम्मी को फ़ोन मिलाया। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अब करने को रही क्या गया है, आशा बुझी हुई आवाज़ में बोली। आपके मुंह से ऐसे निराशाजनक शब्द अच्छे नहीं लगते मम्मी। आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, आप हमेशा मेरी आदर्श नहीं हैं। तो तुम ही बताओ ना बेटा कि मैं क्या कहूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती मम्मी? शादी मुझे करनी है, मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ। तुम्हें भी तो मेरी बात समझ में नहीं आती ना बेटा। मैं तो इतना जानती हूँ कि संध्या तुम्हारे लायक नहीं है। आप उससे मिली ही कहाँ है मम्मी, जो आप उसके बारे में ऐसी राय बना ली? एक बार मिल तो लीजिए। वह बहू के रूप में आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देगी। जिसके कारण शादी से पहले माँ बेटी में इतनी तकरार हो रही हो, उससे मैं और क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। सर प्लीज़ मम्मी, यह बात मुझ पर छोड़ दें। आपको अपने बेटे पर विश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा से आपका बेटा था और रहूँगा। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पसंद आपके सामने व्यक्त की है। आशा जी बोली, वह मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप है। तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते बेटे? नहीं मम्मी, मैं संध्या को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ ही जिंदगी बिताना ही है। मैं जानता हूँ मुझे इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। आशा में अब और बात सुनने का सब्र नहीं था। उसने फ़ोन कट कर दिया। सुमित प्यार और ममता की दो नावों पर सवार होकर परेशान हो गया था। वह इस द्वंद से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कागज़ पेन उठाया और मम्मी के नाम चिट्ठी लिखने लगा। मम्मी, आप मुझे नहीं समझना चाहती तो कोई बात नहीं, पर यह पत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। पता नहीं क्यों संध्या में मुझे आपकी ज़िंदगी महसूस होती है। आपने जिस तरीके से ज़िंदगी बिताई वह मुझे याद है। उस समय मैं बहुत छोटा था और यह बात नहीं समझ सकता था, लेकिन अब वे सब बातें मेरी समझ में आ रही हैं। परिवार की बंदिशों के कारण आपकी ज़िंदगी घर और मुझ तक सिमट कर रह गई थी। आपका एकमात्र सहारा मैं ही तो था, जिसके कारण आपको नौकरी करनी पड़ी थी और लोगों के ताने सुनने पड़े थे। यह बात मुझे बहुत बाद भी समझ आई थी। लेकिन मम्मी, आप इस बात को भी तो महसूस कीजिए कि मैं भी ये संध्या के साथ यही महसूस कर रहा हूँ। समाज का डर और मेरे कारण जिस तरह से आपने अपने आप को बहुत संकुचित कर लिया था, उसी तरह से संध्या भी आज अपने आप को संकुचित कर ली है। लेकिन मम्मी, संध्या बहुत अच्छी है, वह मुझे पसंद है। मैं उसे एक और आशा नहीं बनने देना चाहता। मैं उसके जीवन में फिर से खुशी लाना चाहता हूँ। जो कसर आपके जीवन में रह गई थी, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। हो सके आप मेरी बात पर जरूर ध्यान दें। आपका बेटा सुमित। पत्र लिखने के बाद सुमित ने उसे पढ़ा और फिर पोस्ट कर दिया। आशा ने वह पत्र पढ़ा तो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा तक न था कि जो कुछ सुमित के दिमाग में चल रहा था, उसे याद आ रहा था कि सुमित की दादी जरा सा किसी से बात करने पर उन्हें कितना जलील करती थी। किसी तरह सुमित से लिपटकर वे अपना दर्द कम करने की कोशिश करती थी। आज पत्र पढ़कर रो रो कर उनकी आंखें सूज गईं। उन्हें अच्छा लगा कि उनका बेटा आज भी उनके बारे में इतना सब कुछ सोचता है। बहुत सोच समझकर उन्होंने सुमित को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, उसने पूछा, कैसी हो मम्मी? माँ की आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि उसकी चिट्ठी मम्मी को मिल गई है। बेटा, मैं मुंबई आ रही हूँ तुमसे मिलने। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर आ गई और उन्होंने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर सुमित की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने यह बात संध्या को बताई तो वह भी खुश हो गई। एक हफ्ते बाद वे मुंबई पहुंच गईं। आशा ने संध्या से मुलाकात की। दोनों के चेहरे देखकर उसका मन अंदर से दुखी था।
उम्र की रेखाएं संध्या के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके मुकाबले सुमित एकदम मासूम सा लग रहा था। दिल पर पत्थर रखकर आशा ने शादी की इजाजत दे दी। यह जानकर संध्या के परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बड़े भैया अशोक ने संध्या से पहले भी कहा था कि संध्या, तू कब तक ऐसी जिंदगी काटेगी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। अर्श की खातिर तब उसने दूसरी शादी करने का ख्याल भी अपने जेहन में नहीं आने दिया था। इधर सुमित की बातों और व्यवहार से वह बहुत प्रभावित हो गई थी। आशा की स्वीकृति मिलने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। संध्या की मम्मी सीमा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा संतोष हुआ। बोली, संध्या, तुमने समय रहते बहुत अच्छा निर्णय लिया है। संध्या बोली, मम्मी, मेरा दिल तो अभी भी घबरा रहा है। तुम खुश होकर नए जीवन में प्रवेश करो बेटा। अभी कुछ समय अर्श को मेरे पास रहने दो। यह क्या कर रही हो मम्मी? मैं ठीक कर रही हूँ बेटा। तुम्हारी दूसरी शादी है, सुमित की नहीं। उसके भी कुछ अरमान होंगे, पहले उन्हें पूरा कर लो, उसके बाद बेटे को अपने साथ ले जाना। बहुत ही सादे तरीके से संध्या और सुमित की शादी संपन्न हो गई। आशा एक हफ्ते मुंबई में रहकर वापस लौट गई। अभी उनके रिटायरमेंट में 4 महीने का समय बाकी था। संध्या ने उनसे अनुरोध किया था, मम्मी जी आप यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने कहा था कि वे 4 महीने बाद आ जाएंगी, जब तक वे लोग भी अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। वे अभी तक इस रिश्ते को मन से स्वीकार नहीं कर पाई थीं। इकलौते बेटे की खातिर उन्होंने उसकी इच्छा का मान रख लिया था। 4 महीने यूं ही बीत गए थे। सुमित बहुत खुश था और संध्या भी। वह शाम को रोज अर्श से मिलने चली जाती और देर तक अपनी मम्मी व बेटे से बातें करती। अर्श मम्मी को मिस करता था। सुमित के जोर देने पर वह कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास आ गई ताकि अर्श को पूरा समय दे सके। रिटायरमेंट के बाद आशा के मुंबई आ जाने से संध्या की घर की जिम्मेदारियां कम हो गई थी। उसने अपना घर पूरी तरह से आशा जी पर छोड़ दिया था। शाम को संध्या अपने हाथों से खाना बनाती, बाकी सारी व्यवस्था आशा ही देखती। आशा महसूस कर रही थी कि संध्या का व्यवहार वाकई बहुत अच्छा है। भले ही वह सुमित से उम्र में भरी थी, लेकिन हर जगह पर पति का पूरा मान और ख्याल रखती थी। वह कभी उससे बेवजह उलझती न थी। कुछ ही दिनों में आशा के मन में उसके प्रति करवाहट कम होने लगी थी। वे सोचने लगी, दुनिया वालों का क्या है, कुछ दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ बितानी है। उनका आपस में सामंजस्य ठीक रहेगा तो परिवार की खुशियां अपने आप बनी रहेंगी। शाम के समय अक्सर संध्या खिड़की से खड़े होकर नीचे ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। एक माँ होने के कारण आशा उसकी भावनाओं से अनभिज्ञ न थी। उसे अपना बेटा अर्श बहुत याद आता था, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह से उसे साथ रखने के लिए नहीं कहा था। एक दिन आशा ने ही पूछ लिया, संध्या, तुम्हारा बेटा कैसा है? मम्मी जी, आपका पोता ठीक है। तुम्हें उसकी याद आती होगी ना बेटा? आशा ने पूछा तो संध्या ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सजल हो गई थीं। आशा समझ गई कि वह कुछ बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए कोई उत्तर नहीं दे पा रही है। तुम उसे यहीं ले आओ, इससे तुम्हारा मन उसके लिए परेशान नहीं होगा। आशा ने यह कहा तो संध्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चौंक कर आशा को देखा। मैं ठीक कर रही हूँ बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ और सोच सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। संध्या ने आगे बढ़कर आशा जी के पैर छूने चाहे तो आशा ने उसे गले लगा लिया। बीती बातें भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। सुमित ने सुना तो उसे भी अच्छा लगा। वह तो पहले भी उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन संध्या ने ही उसे रोक लिया था। दूसरे दिन वे अर्श को साथ लेकर आ गए। अर्श ने अजनबी नजरों से आशा को देखा तो संध्या बोली, बेटे, ये तुम्हारी दादी माँ हैं, इनके पैर छुओ। अर्श ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। आशा ने पूछा, कैसे हो अर्श? मैं अच्छा हूँ दादी। उसके मुंह से दादी शब्द सुनकर आशा को बहुत अच्छा लगा। सीमा भी खुश थी कि अर्श को अपनी मम्मी मिल गई थी। सुमित और आशा के बड़प्पन के आगे संध्या के मायके वाले सभी नतमस्तक थे। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि एक बार संध्या की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद उसके जीवन में इस तरह से फिर से खुशियों की बहार आ सकती है। आशा ने परिस्थितियों से समझौता करके सब कुछ स्वीकार कर लिया था। अपने दिल से उन्होंने संध्या के प्रति सारी शिकायतें दूर कर दी थीं। सुमित भी बहुत खुश था कि उसने अपनी मम्मी की ममता के साथ अपने प्यार को भी पा लिया था। आशा अर्श का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती, वह भी उनके साथ घुल मिल गया था। उसके दिन में स्कूल से आने पर वे उसे प्यार से खाना खिलाती और होमवर्क करा देती। शाम को वह बच्चों के साथ खेलने चला जाता। आशा पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखती रहती। सब कुछ सामान्य हो गया।
तभी एक दिन अचानक आशा के पेट में बहुत दर्द हुआ और उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगी। यह देखकर संध्या और सुमित घबरा गए। वे तुरंत उन्हें लेकर नर्सिंग होम पहुंचे। आशा की हालत बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर संध्या बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। कुछ ही देर में सीमा अपने बेटे अशोक के साथ वहां पहुंच गई। संध्या की घबराहट देखकर उसकी मम्मी सीमा बोली, संध्या धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया माँ, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। हिम्मत से काम लो संध्या, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, अभी कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। अशोक बोले, डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करके तुरंत जांच की और फिर बताया, इनके गर्भाशय में रसौली है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना मरीज को खतरा हो सकता है। देर मत कीजिए डॉक्टर साहब, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, संध्या बोली। पूरा दिन इसी भागदौड़ में बीत गया। संध्या ने हर्ष को मम्मी के साथ घर भेज दिया और वह खुद उन्हीं की देखरेख में लगी हुई थी। शाम तक ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद आशा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अभी उन्हें ठीक से होश भी नहीं आया था कि सुमित बोला, संध्या तुम घर जाओ, मैं मम्मी की देखभाल कर लूँगा। नहीं नहीं सुमित, तुम घर जाओ, उनकी देखभाल के लिए किसी औरत का होना जरूरी है, मैं यहाँ रुकूंगी। संध्या के आगे सुमित की एक न चली और वह वहीं रुक गई। एक हफ्ते तक संध्या ने आशा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दोपहर में थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाती, उसके बाद घर आकर अपने हाथों से आशा के लिए खाना तैयार करती और फिर नर्सिंग होम पहुंच जाती। शाम को सुमित मम्मी के साथ रहता। इतनी देर में संध्या घर आकर खाना तैयार करती और उसे लेकर नर्सिंग होम आ जाती। फिर दूसरे दिन सुबह घर लौटती। संध्या ने सास की सेवा में रात दिन एक कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में भी वह घर, ऑफिस और आशा का पूरा ख्याल रखा करती थी। सुमित यह सब देखकर हैरान था। आशा को अपने से ज़्यादा संध्या की चिंता होने लगी। संध्या की मम्मी, भाई, भाभी और करीबी रिश्तेदार उनकी देखरेख में हमेशा सजग रहते। संध्या की देखभाल से हफ्ते भर में आशा की सेहत में सुधार हो गया था। वे 8 दिनों बाद घर आ गईं। संध्या की सेवा से आशा जी बहुत खुश थीं। घर आते ही उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, अर्श कहाँ है? वह नानी के पास है, उसे अभी यहाँ ले आओ, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, वह कुछ दिनों बाद आ जाएगा, संध्या बोली। संध्या के भैया, भाभी और मम्मी सभी अपनी ओर से उनकी सेवा और देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संकट की यह घड़ी भी बीत गई, लेकिन अपने पीछे कई सुखद अनुभव छोड़ गई। आशा की बीमारी के कारण दोनों परिवार बहुत नज़दीक आ गए थे और अर्श भी कुछ दिनों के बाद वापस घर आ गया। सीमा, अशोक और उसकी पत्नी रिया के साथ आशा को देखने उनके घर पहुंचे। वे अपने साथ ढेर सारे फल लेकर आए थे। इन सब की क्या ज़रूरत थी? आप अपने साथ हमारे लिए सबसे कीमती दहेज तो लाए ही नहीं, आशा बोली। तो वे सब चौंक गए। सीमा ने डरते हुए पूछा, आप किस दहेज की बात कर रही हैं बहन जी? हमारे लिए तो सबसे कीमती दहेज हमारा पोता अर्श है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और अर्श छुपा हुआ था। आशा बीमारी की हालत में भी हंसकर बोली तो माहौल हल्का फुल्का हो गया। आशा की सारी नाराज़गी दूर हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।